Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss a very interesting topic, integration as the limit of a sum. स्टूडेंट आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है ये टॉपिक। तो क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम, क्या कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले ज़रा हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखें, हम लोग शुरुआती दौर में यहाँ पे सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़े, इंडेफिनिट के बाद हम डेफिनिट पे पहुँचे, और जब डेफिनिट पे जब ही हम लोग पहुँचे तो कहे थे कि वहाँ पे कि फंडामेंटल थ्योरम का स्टडी किए थे। याद आ रहा होगा, सभी लोग एक बार वीडियो देख लेंगे। फंडामेंटल थ्योरम का स्टडी किए थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल की हम बात किए थे। तो क्या था वहाँ पे कि इंटीग्रल a टू b fx dx को हम ऐसे लिखे थे, क्या लिखे थे, फाई बी माइनस फाई ए लिखे थे कि इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो जो भी आता है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको बोलते थे फंडामेंटल थ्योरम। मीन्स यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रल को इवेलुएट करने का दो तरीका होता है, दो तरीका। एक तो फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हैं, दूसरा है कि इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। मीन्स अगर लिमिट ऑफ अ सम की हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसा है, डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इंडेफिनिट नहीं। मीन्स डेफिनिट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम की हम बात करेंगे। तो जब भी डेफिनिट को कैलकुलेशन की बात आती है, इवैल्यूएशन की बात आती है, तो दो तरीके से करते हैं। एक तो फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हैं और दूसरा हम यूज करते हैं लिमिट ऑफ अ सम का यूज करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। तो क्या है लिमिट का यूज, हम कैसे करते हैं, इसके पीछे का थ्योरम क्या है, क्या फार्मूला है, इस पे हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसके पीछे का जो थ्योरम है, इस पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे इसका जो डिस्कशन होगा किस तरीके का होगा, यहाँ पे ज़रा समझें क्या लिखा गया है कि लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी विच इज डिवाइड इनटू n इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ वाइड h by inserting n-1 points a plus h, a plus 2h and so on, a plus n-1 between a and b, then this। तो पढ़ दिए सभी लोग सुन लिए, कुछ समझ में नहीं आया होगा, ज़रा इसको ग्राफ से हम लोग समझें कि ग्राफ से तो सब कुछ समझ में आता है। तो देखें, एक होता है थ्योरेटिकली, एक होता है प्रैक्टिकली। तो हम इस थ्योरी को देख लिए, इसको ज़रा ग्राफ पे देखें, ग्राफ पे अप्लाई करते हैं। तो देखें खूबसूरत सा ग्राफ है, इस ग्राफ से हमको क्या मिलना है यहाँ पे ज़रा देखा जाए। तो इसके लिए ग्राफ हम प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे कर प्लॉटिंग कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं, देखेंगे समझेंगे यहाँ पे। और लाइक दिस, इस तरीके का मेरा एक ग्राफ है, इस तरीके का एक ग्राफ बना लिए। ये ग्राफ क्या है, तो y इक्वल टू एफ एक्स है। एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब कि किसी फंक्शन, कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन तभी कहलाता है कि जब उसका डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाता है, मीन्स रियल नंबर पे डिफाइंड हो। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे जो फंक्शन है कॉन्टीन्यूस है, लेकिन किसके बीच में, क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में क्या है, कॉन्टीन्यूस है। सपोज कर लें यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से एक ये क्या है, x इक्वल टू ए है, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू ए, और ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए कितना है, b है। मीन्स a और b के बीच में जो कर्व है ये क्या है, कॉन्टीन्यूस कर्व है। बात समझ में आ गया, कॉन्टीन्यूस कर्व है। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे a और b का जो रीजन है, यही ना पूरा रीजन है, ये देखिए बाउंडेड रीजन है। देखे तो ये बाउंडेड रीजन है, किससे बाउंडेड है भैया, एक कर्व से, दूसरा ऑर्डिनेट x इक्वल टू एंड x इक्वल टू बी, और एक क्या है, x एक्सिस, यही ना x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है, हमारा ओरिजिन है। तो देखें बाउंडेड हो गया कि नहीं है, देखें ये बाउंडेड कर्व है, देखें बाउंडेड है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। कहाँ से बाउंडेड है, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस, और उसके बाद ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। तो बाउंडेड हमारा कर्व मिल रहा है, बाउंडेड कर्व मिल रहा है, मीन्स ये रीजन मिल रहा है, ये जो रीजन है, यह रीजन है। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज हम लिमिट के अंतर्गत इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, अरे इसकी एरिया तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का सम निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक का सम निकालते हैं, तो एरिया ही तो हो गया। ये देखें, जब हम बाउंडेड हो गया है, फिगर जब बाउंडेड हो गया तो एरिया ही तो हो गया यहाँ पे। अब देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें,
कि अब यहाँ पे ए और बी के बीच का जो पूरा जो रीजन है, जो बाउंडेड कर्व है, इसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। देखें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। अब सबका हाइट, जिसका वाइड कितना होगा, मीन्स चौड़ाई कितना लेना है हमको, h लेना है। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से ध्यान देंगे लाइक दिस, इस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड कर दिए लाइक दिस। इस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड कर दिए। हाइट यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का जो वाइड है, मीन्स चौड़ाई, ये कितना है, h है, समझेंगे। ये भी कितना है, h है। ये भी कितना है, h है। ये सब के सब क्या है, h वाइड का है। ध्यान सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखें x इक्वल टू ए, ओरिजिन से डिस्टेंस यदि a है और ये वाइड h है, ये वाइड h है, तो यह पॉइंट कितना होगा, तो a प्लस h होगा। यह पॉइंट कितना होगा, तो a प्लस समझेंगे 2h होगा। समझें यहाँ पे, यहाँ से कैलकुलेशन, यहाँ से यह डिस्टेंस a है और h है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, a प्लस h। फिर h इसमें है तो अगला कितना होगा, a प्लस 2h होगा। फिर अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस 3h हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ की बात अगर हम करें तो कितने पॉइंट इंसर्ट करें, n-1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी हम बात करें तो a प्लस कितना हो जाएगा, n-1 इंटू h हो जाएगा। अगर इसी तरीके से b की बात करें तो b की बात हम करें कितना होगा, a प्लस तब n-h हो जाएगा। अरे n-1 से h और आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस nh हो जाएगा। अब ध्यान से देखें यहाँ पे a से और a प्लस h, यहाँ पे देखें जब h लेंथ का है, ये वाइड, इसका वाइड कितना है, h है। यहाँ पे ये ऑर्डिनेट है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा होगा। क्या फॉर्म कर रहा है, एक एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर देखें, ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस केस में, x इक्वल टू ए, तो ए ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पे, एफ ए हो जाएगा। देखें यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा एफ ए, और ये कितना होगा, एफ ए प्लस एच। ये कितना होगा, एफ ए प्लस 2h। यह कितना होगा, एफ ए प्लस 3h हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस n-1 इंटू h हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस NH हो जाएगा। कितना हो जाएगा, NH हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, समझेंगे यहाँ पे। अब देखें इसके बाद, अब समझें, अगर एक एक रेक्टेंगल की हम बात बोल रहे हैं ना, एक एक रेक्टेंगल लाइक दिस, इस तरीके से रेक्टेंगल बन रहा है। ये यहाँ से भी इस तरीके से रेक्टेंगल बन रहा है, इस तरीके से लाइक दिस, एक एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन जा रहा है। अब हम क्या करें, अभी बोल रहे हैं कि जब ये बाउंडेड रीजन है, अगर इसकी एरिया को कैलकुलेट करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का सम कैलकुलेट करना हो, तो एक एक रेक्टेंगल की एरिया निकाल लें और एरिया को क्या कर दें, हम प्लस कर दें। तो अगर एक एक रेक्टेंगल की एरिया निकालें और एरिया को प्लस कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक की एरिया, हम ये पूरे रीजन की एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला स्टेप देखें कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की एरिया को हम सम, एरिया के सम को अगर हम SN से डिनोट करें, तो देखें हम लिख देते हैं कि लेट SN डिनोट्स द सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स, देन तो SN कितना होगा, तो समझेंगे कि SN किसके इक्वल होगा। तो समझें, अगर हम इसके ये जो रेक्टेंगल है, ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए, मीन्स यहाँ पे एफ है, इसका क्या हो गया, एफ है लेंथ हो गया, और ये ब्रीथ कितना हो गया, h है। तो इस रेक्टेंगल, देखिए ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी होगी, देखेंगे इस रेक्टेंगल की एरिया, तो लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रीथ। तो लेंथ कितना है, तो h है। यहाँ पे देखें h इंटू कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ पे एफ ए क्या है, इसका लेंथ है, और ये कितना है, ब्रीथ है। h हमारा कितना है, ब्रीथ है। क्यों, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड किए। देखें h इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड किए हैं। जो यहाँ पे वाइड है वो कितना है, h है। समझेंगे सबका वाइड कितना है, h है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे देखें, फिर अगला जो रेक्टेंगल बन रहा है, इससे इस ऑर्डिनेट से जो रेक्टेंगल बन रहा है, तो इस ऑर्डिनेट से जो भी रेक्टेंगल बनेगा
उसकी एरिया कितनी हो जाएगी। देखें अगर इस रेक्टेंगल को आगे का कैलकुलेशन देखा जाए तो इस रेक्टेंगल से एरिया कौन सा मिलेगा, तो लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ब्रीथ तो भाई सेम है सबके लिए, एच इंटू क्या लिखेंगे, ए प्लस एच। इसी तरीके से अगले रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, तो एच इंटू कितना मिलेगा, ए प्लस 2h एंड प्लस एंड सो ऑन। कितने पार्ट्स में है यहाँ पे देखें, n-1 पॉइंट ही इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इन है, इससे कितना इससे कौन सा रेक्टेंगल बना है, तो लाइक दिस यह रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो f कितना होगा दिस। इस तरीके से इसकी एन डिनोट्स द क्या लिखे हैं, सम ऑफ एरियाज ऑफ n रेक्टेंगल्स की हम बात कर लिए, यहाँ n रेक्टेंगल की हम बात किए हुए हैं। अब अगर हम यहाँ से n हम कॉमन h कॉमन ले लेते हैं तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखेंगे एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस कितना होगा 2h एंड सो ऑन कितना होगा एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। तो यहाँ से हमको इस तरीके से मिलेगा। ये तो जो इसके अंदर रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल की एरिया कैलकुलेट कर लिए, ध्यान देंगे। तो अब जब रेक्टेंगल की एरिया कैलकुलेट कर लिए हैं तो अब एरिया किसके इक्वल होगा, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है। मीन्स x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक का जो भी रीजन मिल रहा है लाइक दिस, ये देखें ये जो रीजन मिल रहा है इसका सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। आई बात समझ में। तो सम तो इसको हम क्या किए हैं कि छोटे छोटे रेक्टेंगल में इसको हम क्या कर दिए, या स्ट्रिप कर सकते हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल में इसको हम डिवाइड करके क्या किए, उसकी रेक्टेंगल की एरिया कैलकुलेट कर लिए और उस रेक्टेंगल की एरिया को प्लस कर दिए। तो प्लस करने के बाद अब देखें, प्लस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखें अब जब भी हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब इस रेक्टेंगल को हम क्लोज्ड करेंगे, क्योंकि ध्यान देंगे ये जो यहाँ पे क्या होता है, जब सारे साइज़ तो सेम है नहीं, सारे साइज़ तो सेम है नहीं, यहाँ पे जब साइज़ सेम नहीं भाई कंटिन्यूअस करवे, कहीं ऊपर नीचे ऐसा बनेगा, कहीं रेक्टेंगल बड़ा होगा कहीं रेक्टेंगल छोटा होगा। तो इसका हम एक लिमिटिंग पोजीशन लेते हैं, लेकिन वो लिमिटिंग पोजीशन क्यों लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं ज़रा समझेंगे। अगर हम इसमें जो n जो है यहाँ पे n इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, इसमें रेक्टेंगल की साइज़ को हम बढ़ाते जाएं, ध्यान से सुने हम क्या कहना चाहते हैं। अगर रेक्टेंगल को बढ़ाते जाएं यहाँ पे और इसमें रेक्टेंगल हम ड्रा करें, n यहाँ पे बढ़ाते जाएं, जो लिखे ना डिवाइड इनटू n इक्वल पार्ट्स, तो इसमें और हम रेक्टेंगल की साइज़ को बढ़ाते जाएं तो h पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे h किस तरीके से होगा, h हमारा कम होता जाएगा। ध्यान देंगे हम कह रहे हैं कि n को बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ। अब देखें एक हम डायग्राम दिखा देते हैं, ऐसे मान लो यही ना मेरा ग्राफ है। अब n को हम यहाँ पे रेक्टेंगल के साइज को क्या करें और इसमें इतने ही रीजन में खूब रेक्टेंगल डाल रहे हैं, खूब रेक्टेंगल इसमें भर दे रहे हैं, तो ऐसे डायग्राम बन जाएगा, ऐसे खूब छोटा छोटा। तो साइज इसका क्या होगा, जो यहाँ पे वाइड की बात आ गई है, वाइड क्या होगा, कम होता जाएगा। वाइड क्या होगा, कम होगा। ध्यान देंगे वाइड क्या होगा, कम। मीन्स अगर हम इतने पॉइंट्स इसमें हम बढ़ा दें, इतने रेक्टेंगल बढ़ा दें, जो n इक्वल पार्ट्स है उसको जब ही इन्फिनिटी को टेंड करा दें, इतने क्लोज्ड कर दें, इतने क्लोज्ड कर दें, तो अगर n इन्फिनिटी को टेंड करे तो h किसको टेंड करेगा, जीरो को। मीन्स वाइड जीरो होने लगेगा, वाइड क्या होगा, जीरो होने लगेगा। तो जब ही n इन्फिनिटी को टेंड करता है, ठीक है, तो अब हमारा देखें एक कंप्रेस हो गया, पूरा क्लोज्ड हो गया, पूरा क्लोज्ड हो गया, ये पूरा क्लोज्ड हो गया है। देखें इतना क्लोज्ड हो जाता है कि इसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है, ये जो रीजन है ना यहाँ पे, उस रीजन की एरिया के ही क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर इसका लिमिटिंग पोजीशन दें तो क्या मिलेगा, समझें कि लिमिटिंग पोजीशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या बात करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 10 यहाँ पे कि लिमिट समझेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। अभी बताया ना कि इसमें रेक्टेंगल की संख्या को बढ़ाते गए, खूब बढ़ाए, यहाँ पे इतना क्लोज कर दिए कि n जितना बढ़ता गया, इन्फिनिटी तक बढ़ता गया, तो h हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा। कम होते होते कहाँ तक, किसको टेंड करने लगेगा, जीरो को। तो n जब बढ़ाए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn तब क्या देगा,
ये क्या देगा, तो ये देगा एरिया ऑफ द रीजन, ये क्या दे देगा समझेंगे, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, समझेंगे, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू कर्व y इक्वल टू fx कॉमा x एक्सिस एंड, और क्या देगा, एंड ऑर्डिनेट, समझेंगे, एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। देन बाय डेफिनीशन, तो यहाँ से बाय डेफिनीशन हमको क्या मिलेगा यहाँ से, देन बाय डेफिनीशन इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा, Sn के, क्योंकि ये भी इसका मतलब एरिया है, इसका मतलब भी एरिया, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो तब ये किसके इक्वल हो जाएगा, समझेंगे यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा समझा जाए यहाँ पे, तो ध्यान देंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और Sn के जगह पे अभी h हम कॉमन लिए थे, क्या क्या लिखे थे, fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h fa प्लस 2h एंड सो ऑन, f समझेंगे यहाँ पे fa प्लस n माइनस 1 इंटू h इंटू कितना h, लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिल जाएगा, ठीक है, या h के फॉर्म में लिख देंगे तो, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू लिमिट, देखें h के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो h किसको टेंड करेगा, 0 को, समझेंगे, जब n को हम बहुत बढ़ा दिए तो h हमारा क्या हो गया, 0 के तरफ जाएगा, तो इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई फार्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे इच्छा करें। तो f यहाँ पे किस तरीके का होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू h, वेयर, यहाँ पे समझेंगे, वेयर h इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, b माइनस a बाई n, देख सकते हैं n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इस n हमारा बहुत बड़ा हो गया, h क्या हो गया, उस केस में 0 हो जाएगा, वाइड कम होता गया ना, कम होता गया, जैसे यहाँ पे देखें हैं ना यहाँ पे। तो इस तरीके से लिमिट एज इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम के लिए इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें क्या फार्मूला आता है, ये तो हो गया फार्मूला इसका, इस पे क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, कुछ फार्मूले हैं इसके लिए, उसको भी हम लोग लिखते हैं। ये तो हमारा इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ अ सम का फार्मूला हो गया, जो भी है ये लाइक दिस, यहाँ पे जो भी है ये फार्मूला हो गया हमारा। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा उसको भी लिखें, जैसे कुछ चीज़ें जैसे सीरीज के फॉर्म में अगर बनता है तो क्या क्या इसमें यूज होगा उसको भी हम बता दे रहे हैं कि क्या यूज होने वाला है। ये तो इसको तो याद ही रखना है, याद क्या रखना है, तो वैसे ही याद ही होगा। देखें यहाँ पे कहीं भी बी का नाम लिखा नहीं गया, देख रहे हैं ना, एफ है हर जगह, तो लोअर लिमिट का जो यूज है, लेकिन लोअर लिमिट का ही तो यूज है, अपर लिमिट का यूज यहाँ पे बस करेंगे, बाकी तो सब लोअर लिमिट से ही तो काम करना है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चलें तो ये जो दूसरा तरीका, एक तो फंडामेंटल था डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्यूएट करने का तरीका, दूसरा हो गया लिमिट एज अ सम का तरीका हो गया। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको भी हम लोग डिस्कस बिल्कुल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना।
क्वेश्चन तो डिस्कस हम लोग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक आध फार्मूला हम नोट में लिख देते हैं जिसका यूज हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे नोट में फार्मूला है, यहाँ पे देखेंगे आता है फर्स्ट फार्मूला 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो 1 + n। n रहेगा तो क्या लिखेंगे n × n + 1/2, ठीक है। n रहेगा तो ये हम लिख देंगे फर्स्ट फार्मूला। अगर n के जब अगर n - 1 रहता है, मान अगर ये दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो 1 + n - 1 अगर रहे तो कुछ करना ही नहीं। तो n के जब n - 1 रखेंगे, यही नहीं रखेंगे, n के जब क्या रख देंगे n - 1, तो इस केस में n × n - 1/2 हो जाता है। सेकेंड फार्मूला देख लें कि 1² + 2² + 3² + 4² एंड सो 1 + n²। इस तरीके का अगर आता है इसमें हम क्या लिखेंगे n × n + 1 2n + 1/6, इस तरीके का आएगा। या अगर कहीं ये वाला रहे 1² + 2² + 3² + 4² और सिर्फ कितना n के जगह पे n - 1 लिखा रहे तो कुछ करना नहीं है। तो इसमें कितना होगा n, समझेंगे n × n - 1 2n - 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। थर्ड फार्मूला 1³ + 2³ + 3³ प्लस एंड सो ऑन n³। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं n × n + 1/2 होल स्क्वायर का यूज करते हैं। या अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें 1³ + 2³ + 3³ एंड सो ऑन + n - 1³ अगर यहाँ पे कर देते हैं तो भाई घबराने वाली तो बात है नहीं। तो n × n - 1 कितना हो जाता है 2 होल क्यूब, ठीक है। एंड लास्ट फार्मूला ये अगर आ जाए a + ar + ar² एंड सो ऑन ar पावर n - 1, सभी लोग को पता ही है, ये जियोमेट्रिक सीरीज से लिखा गया है। कितना होता है ये देख लें। तो a कितना होगा r पावर n - 1 लाइक दिस। यहाँ पे इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे r ≠ = 1, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे तो एक सिंपल से क्वेश्चन से हम बता देते हैं कैसे इसे सॉल्व करके क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान देंगे, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक सिंपल क्वेश्चन करके दिखा देते हैं कि कैसे इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम पहले ही बताएंगे, थोड़ा सा सिंपल बताते हैं फिर डिफ़िकल्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पहले सिंपल तो बता दें ताकि डर ना रहे ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लें एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दें, लिखा रहेगा यहाँ पे, लिख करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूजिंग लिमिट एज अ सम इवेल्युएट द इंटीग्रल यूजिंग लिमिट एज अ सम, लिख करके आता है क्वेश्चन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या है समझेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 कर देते हैं, 0 to 1 और सिंपल लिख देते हैं कि x² dx है। इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन फंडामेंटल थियरम से नहीं, हमको लिमिट एज अ सम का यूज करना है। तो कैसे करेंगे देख लेंगे। यहाँ पे समझें कि fx कितना दिया गया है, समझ लें कि fx कितना है तो x² है, और a मीन्स होता है लोअर लिमिट कितना है 0 है, और b मीन्स होता है अपर लिमिट। आई बात समझ में। तो h कितना होगा यहाँ पे, h देख लें b - a/n, तो b मतलब 1, देखें b मतलब 1, h i मतलब 0, तो 1/n। तो जहाँ h होगा उसके जगह पे कहीं अगर जरूरत पे तो 1/n हम लिख सकते हैं। अब फार्मूले का जरा यूज कर लें तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल a to b fx dx = यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे h लिखेंगे और क्या लिखेंगे fa + fa + h + fa + 2h एंड सो ऑन fa + n - 1 × h। इस फार्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। अब देखें
अब यूज करने चलें तो इंटीग्रल लोअर लिमिट कितना है 0 है, अपर लिमिट 1 है और एफ कितना है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, यही ना। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे लिमिट एंड, यहाँ पे लिमिट कितना लिखेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी एच, ऐसे लिखेंगे जैसे बता रहे हैं वैसे ही काम करना है। सबसे पहले एफ ए, तो एफ ए लोअर लिमिट हमारा 0, तो एफ 0 प्लस एच तो एच हो जाएगा, 0 रखेंगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे एफ 0 रखेंगे तो कितना होगा n-1 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन किया जाए, यहाँ पे लिखते हैं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, समझेंगे यहाँ पे f0 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 पे 0 मिल जाएगा, तो 0 प्लस अब h रखेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, 2h रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 2h होल स्क्वायर। अब कितना रखेंगे देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम रखने चल रहे हैं, कितना रखेंगे समझेंगे। अब यहाँ पे हम 3 आगे स्टेप रहेगा 3h एंड सो ऑन, अगला कितना होगा n-1 इंटू एच, इसका भी होल स्क्वायर। ये कहाँ से मिल रहा है, हम इसी पे रखने चल रहे हैं, रखते जा रहे हैं। अब देखें किसके इक्वल होगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, 0 ख़त्म हो गया, यहाँ से देखें h स्क्वायर सब में होगा, तो h स्क्वायर हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ पे कितना मिल जाएगा n-1 होल स्क्वायर। मिला कि नहीं मिला। अब इसके बाद समझेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, तो यहाँ से h स्क्वायर, इसके लिए फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या अभी हम लिखे थे, क्या यूज करेंगे देखें n इंटू n-1 टू n-1 बाई 6, इसके लिए हम फार्मूले का यूज हम कर दिए। अब देखें इस h को अंदर लेके चलें, देखें यह जो h दिखाई दे रहा है अंदर लेके चलें, तो अंदर लेके चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा ज़रा समझें। यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, n है सॉरी h नहीं है, कितना है n है, n टेंस टू इन्फिनिटी है सॉरी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h पावर 3 हो जाएगा, h पावर 3 इंटू कितना होगा n इंटू n-1 टू n-1 बाई 6, ठीक है। अब देखें लिमिट किसके रिस्पेक्ट में, n के रिस्पेक्ट में तो ठीक है, लेकिन h है तो इस h को किससे रिमूव करना पड़ेगा n वाले से, तो h को रिमूव करने के लिए क्या रखेंगे h के यहाँ पे 1/n हम रख देंगे। तब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब h के जगह पे कितना रख रहे हैं 1/n, तो 1/n क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/n क्यूब। अब देखें सबको क्लास 11th में लिमिट सभी लोग पढ़े हैं, जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है तो सारे टर्म्स को 1/n के टर्म में बनाना पड़ता है जो भी रहता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 1/n हो जाए, n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या करना है कि 1/n हो जाए तो n कॉमन लेंगे, तो इसमें से भी n इसमें से भी n, तो n पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा n पावर 3 और अंदर कितना होगा 1-1/n, समझेंगे ये कितना हो जाएगा 2-1/n और बाई कितना हो जाएगा 6, समझें। तो इससे क्या हो गया, यह कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसमें हम लोग लिमिट रखेंगे, तो अब यहाँ पे देखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1-1/n 2-1/n बाई 6। जब हम लिमिट रखेंगे 1/n के फॉर्म इसलिए बनाते हैं कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी होगा तो 0 हो जाएगा। अब लिमिटिंग पोजीशन पे रखें तो 1/n 0 क्योंकि n किसको टेंड कर रहा है 0 को, इन्फिनिटी को। तो इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, देखेंगे कि यदि हम यहाँ पे लिख दें कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर लिखा जाए तो 1/n लिखें तो किसको टेंड करता है 0 को करता है, ठीक है। तो ये 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 इधर 2, तो मल्टीप्लाई कर दें तो 2/6, देखें 1 का 2 में तो 2 हो जाएगा, 2/6 का मतलब कितना आ गया 1/n
3। इसका रिजल्ट कितना आ गया 1/3। तो देखें कि इस पे जब लिमिट एज अ सम का यूज कर रहे हैं जब तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करना है कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं, तो हम चेक करने का तरीका ही बता देते हैं कि कितना आंसर आएगा। तो जैसे फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके इसको हम लोग कर लें। जैसे अगर इसको करना चाहें तो इंटीग्रल 0 to 1 x² dx है, तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। तो x⁻3/3 लिमिट ये है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, और लोअर पे 0 हो जाए तो कितना आंसर आ गया 1/3। तो 1/3 हमारा यहाँ से भी आया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बताए हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें अभी हम जानबूझ करके नहीं बताए थे कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात किए थे तो सिर्फ हम वहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम हम बता दिए थे, लेकिन एक बात को नहीं बताए थे कि इसका एक और भी तरीका है। क्योंकि अगर वहाँ पे बताते तो फिर सभी लोग कहते कि वो कब आएगा वो कब आएगा। तो वो समय आज आ गया है कि देखें जब भी डेफिनेट इंटीग्रल की इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो दो तरीके से इवैल्यूएशन करते हैं। एक तो फंडामेंटल थ्योरम और दूसरा है क्या, लिमिट का यूज करके, लिमिट एज अ सम। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिमिट एज अ सम पढ़ा। तो वीडियो कैसा लगा सभी लोग हमको ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसमें कुछ नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें क्वेश्चन लेकर के आएंगे स्टूडेंट। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद।